नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। जैसलमेर की भूतहा कहानियां अब भी जीवित हैं। चलिए जैसलमेर से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित इस परित्यक्त गांव में जो अनेक भूतहा शापित कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि कलधरा गांव आज से 400 वर्ष या 300 घरों में एवं 24 छोटे गांवों का एक समूह था जहां पालीवाल ब्राह्मण समाज निवास करता था। फिर अचानक कलधरा गांव भूतहा और शापित क्यों हो गया? लोगों ने इस गांव को क्यों त्याग दिया? इसके विषय में अनेक कथाएं लोगों में प्रचलित है। इनमें से कुछ हैं कुलधरा की और जाता नीजन मार्ग। एक संस्करण के अनुसार जैसलमेर सम्राट के दरबार में सलीम सिंह नाम का एक मंत्री था। उसने प्रजा पर नाना प्रकार के कारणों का बोझ डाल दिया था। इस कारण नागरिकों से जालिम सिंह भी कहते थे। समाज की स्त्रियों पर भी उनकी कुदृष्टि रहती थी। ऐसा माना जाता है कि उसके विशेष कुदृष्टि गांव के मुखिया की पुत्री पर था। जब सलीम सिंह के सेवक मुखिया की कन्या को लीवा लेने के लिए गांव आए, तब गांव वासियों ने उन्हें प्रातः आने के लिए कहा। तत्पश्चात सभी गांव के वासियों ने रातों रात गांव से पलायन कर लिया। उन्होंने सलीम सिंह के सेवकों को इसकी भनक भी नहीं पड़ने दी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सलीम सिंह के भय में मुखिया की पुत्री ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस आशंका से गांव वासियों ने रातों रात गांव को त्यागने का निर्णय ले लिया। गांव को छोड़ने से पूर्व गांव वासियों ने अपने प्रत्यक्त घरों को श्राप दिया कि उन घरों में अब कोई नहीं बस पाएगा तथा त्याग के पश्चात उनके गांव और घर सदा के लिए शापित हो जाएंगे। आज भी ये गांव उसी प्रकार वीरान पड़े हैं, मानो अब भी अपना श्राप जी रहे हो। गांव के जिस मुखिया की कन्या पर राजा का कोप था, उससे मुखिया के निवास स्थान का राजस्थान पर्यटन ने अब नवीनीकरण किया है। इस निवास स्थान में एक कक्ष है जहां माना जाता है कि मुखिया ने कन्या की देह एवं श्राप छोड़कर गांव त्याग दिया था। राजस्थान के पाली क्षेत्र से ब्राह्मणों का एक छोटा समूह 13वीं सदी में यहां आकर कोंकण नदी के तट पर बस गया था। उन्होंने उधानसर नामक एक तालाब भी खोदा था। चूंकि वे पाली क्षेत्र से स्थापित होकर आए थे, उन्हें पालीवाल कहा जाने लगा। 13वीं सदी के आरंभ में कुलधरा को छोड़कर चले गए थे। इसका अर्थ यह है कि लगभग 300 वर्षों तक उन्होंने यहां निवास किया था। राजस्थान में आप आज भी पालीवाल उपनाम के लोग देख सकते हैं। पुरातात्विक प्रमाण ये दर्शाते हैं कि कदाचित किसी भी भूकंप के कारण लोगों ने गांवों का परित्याग किया होगा। ककड़ी नदी का सूखना भी गांव के परित्याग का एक कारण हो सकता है। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार घटते जलस्तर के कारण कृषि उपज में कमी आने लगी, किंतु उन पर लगाए गए करों में कोई परिवर्तन अथवा कमी नहीं की गई। अतः इस गांव में और उस समय निवास करने वाले पालीवाल समुदाय के लिए दुष्कर होने लगा था। विभिन्न शासकों के ने जनगणना अभिलेख में जनसंख्या में वो तीव्र पतन दर्शाते हैं। लक्ष्मी चंद द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ तवारीख ए जैसलमेर के अभिलेखों के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1280 थी, जो 13वीं सदी के ब्रिटिश युग में घटकर केवल 30 रह गई थी। पालीवाल समाज तथा उनके शापित और त्यक्त गांव से जुड़ी सभी किंवदंतियां अब भी इन खंडहरों में जीवित है। राजस्थान पर्यटन इन खंडहरों को बिना किसी छेड़छाड़ के एक रोचक पर्यटन स्थल में परिवर्तित करने का कार्य कर रहा है और यह कार्य बेहद कुशलता से किया जा रहा है। रहस्य की पुलिंदे में लिपटे इन गांव के भूतहा आभास की वैसे ही अछूत रखने में और सफल प्रतीत होते हैं। राजस्थान पर्यटन का ये कार्य सराहनीय है। मैं इससे अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे इस गांव में 2 बार सर्वोत्तम समय दर्शन करने के अवसर मिले, एक दिन के समय तथा दूसरा अर्धरात्रि के पश्चात। गांव के भूतहा दर्शन के रूप में कलधरा के ये भूतहा गांव जैसलमेर नगर की बाहरी सीमा पर फैले हुए हैं। कलधरा की अर्धरात्रि चुड़ैल सैर पर ये चुड़ैल सैर हमारे आतिथ्य सूर्यागढ़ द्वारा आयोजित की गई थी। देर रात हमारे गाड़ी चालक हिम्मत सिंह उसे भूतहा सैर पर ले गए, जिसे कौतूहल पूर्वक चुड़ैल सैर भी कहा जाता है। हास्यास्पद प्रसंग ये था कि ये हिम्मत सिंह नाम के हमारी गाड़ी चालक हमसे सर्वाधिक भयभीत व्यक्ति थे। अर्धरात्रि पार हो चुकी थी। हम सब एक भूतहा
कुएं के समीप स्थित शिव मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे थे। हम सभी पर्यटक थे, अतः स्वाभाविक है हम सब अपनी अपनी यात्राओं के विषय में चर्चा करने में व्यस्त हो गए। हिम्मत सिंह लगातार गाड़ी की रोशनी चमकाकर हमें आग्रह कर रहे थे। वे हमें व्यग्र संकेत भेजते हुए शीघ्र वहां से उठकर वापस नगर चलने के लिए अनुरोध कर रहे थे। हम हिम्मत सिंह जी से विवाद कर सकते थे, क्योंकि हमें ना तो भय प्रतीत हो रहा था और ना ही किसी भूत प्रेत की उपस्थिति का आभास हो रहा था, किंतु हमने ऐसा ना करने का निश्चय किया। यहां हमारे विश्वास का प्रश्न यही था। यदि उन्हें ऐसा विश्वास है कि इन स्थलों पर भूत प्रेत का वास है एवं रात के समय उन भूत प्रेतों को आकुल नहीं करना चाहिए, तो हमें उनकी भावनाओं का परिहास नहीं करना चाहिए। हमारे अनौपचारिक हाव भाव पर उनकी विकलता उचित ही है। हमने गांव के मुखिया के 2 मंजिले घर में प्रवेश किया। मेरे साथ कुछ पर्यटकों की मुखिया के घर के भूतहा कक्ष में सिहरन सी हो रही थी। यहाँ एक कक्ष है जहां लोगों ने कुछ असाधारण गतिविधियों का आभास किया है तथा उनके विषय में बहुत लिखा है, किंतु सत्य कहता तो मुझे ये भी असाधारण प्रतीत नहीं हुआ। केवल एक ही भय मस्तिष्क में था कि स्याह रात्रि में खंडहर के असमतल धरती पर ठोकर खाकर गिर न जाऊं। जो भी हो, रात के अंधेरे में एक भूतहा माने जाने वाले खंडहर में विचरण करने का रोमांच मुझे भुलाए नहीं भूलेगा। मरुस्थल का अद्वितीय उद्देश्य दूसरे दिवस भी हमने कल कुलधरा के शापित गांव का दर्शन किया। इस समय हम यहाँ के दिन के समय आए थे। दिन के प्रकाश में स्थानीय पीली शिलाओं के खंडहर इस क्षेत्र की पीली रेत में घुले मिले रहे थे। कुछ कोणों से तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हम स्वर्ण से घिरे हुए हैं। हम समझ में अब आया कि जैसलमेर दुर्ग का सोनार किला क्यों कहते हैं। पीली रेतों से भरी विस्तृत मरुभूमि में समाधि तथा स्मारक शिलान्यास ऐसे बाहर झांक रही थी जैसे गोली धरती से अनेक अंकुर फूट पड़े हों। हर मरुस्थल के इस अप्रतिम दृश्य को किसी ऊंचे स्थान से निहारने के लिए हमने गाड़ी को एक पहाड़ पर चढ़ाई। इस पहाड़ी पर एक छोटा मंदिर है। इस मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हुए आप थार मरुस्थल का विहंगम दृश्य पा सकते हैं। धरती पर कई स्थानों पर सूखे पोखर थे। जब भी किंचित वर्षा हो जाए तो यहाँ जल संचित हो जाता है। कदाची यहाँ एक सुख हुआ मरु उद्यान है जो बिल्कुल सूखा हुआ है। इस ऊंचे स्थान से हमारी दृष्टि सर्वाधिक संभव दूरी तक पहुंच रही थी। ऐसा दृश्य आप केवल मरुस्थल में अथवा समुद्र तट पर ही पा सकते हैं। आपको स्मरण होगा कि जैसलमेर भारत पाक सीमा के अत्यंत समीप है। कुछ स्थानों पर तो हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वहां किसी भी आम भारतीय नागरिक के समान में भी कल्पना करने लगी थी कि इस सीमा रेखा के उस पार क्या होगा। सुंदर लोद्रवा मंदिर की ओर जाते समय हमें अनेक स्थानों पर रुके जहां कई समाधियों के समूह थे। गांव के खंडहर में 3 ऐसे स्थल थे जो अधिकतर समाधियों के नाम पर केवल स्मारक शिलान्यास खड़ी थी। मील के पत्थर के समान खड़ी इन शिलान्यासों पर कभी किसी पुरुष का शिल्पाकृति तो कभी किसी जोड़े अथवा एक पुरुष के संग 2 स्त्रियों की आकृति उत्कीर्ण थी। कदाची ये संकेत करते हैं कि एक साथ कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। एक पुरुष अथवा पुरुष या उसकी पत्नी या पत्नियां। क्या ये सती प्रथा का भी द्योतक है? कदाची हाँ। कुछ समाधियों के ऊपर विशेष छतरी सदृश स्मारक भी निर्मित थे। कदाचित ये महत्वपूर्ण व्यक्तियों के स्मारक होंगे। इन स्मारकों पर किए गए शिल्पकारों में लहंगे और ओढ़नी की धारणाएं किए हुए स्त्रियों के परिधान राजस्थानी शैली के प्रतीत होते हैं। वहीं पुरुषों के समाधि में परिधानों में मुगलों का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। इन सभी स्मारक शिलाओं पर देवनागरी भाषा में अन्य लेखन है। उन पर अंकित तिथियों मेरे सीमित ज्ञान के अनुसार उन्हें 16वीं सदी के अंत अथवा 17वीं सदी के आरंभ के आसपास बनाती है। साहित्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कुछ 13वीं सदी के भी हो सकते हैं। अनुलेखन में ये भी बताते हैं कि वो स्मारक कुलधरा के किसी ब्राह्मण का है अथवा कलशर जाति के किसी भी व्यक्ति का। कलशर जाति कदाची पालीवाल ब्राह्मणों की उपजाति रही हो। मुझे बताया गया कि ऊंची एकल शिला जिसके ऊपर भगवान की प्रतिमा उत्कीर्णित हो समीप ही किसी जल स्रोत की ओर संकेत करती है। मेरा तीव्र इच्छा हुई कि स्थलों के अंकन की इन प्राचीन तकनीकों को हमें संरक्षित कर रखना चाहिए, जिससे सांकेतिक चिन्हों द्वारा लोगों को आम आवश्यकताओं को खोजने में सहायता मिल सके। एक अन्य पहाड़ी के ऊपर खाबा दुर्ग स्थित है।
घुमावदार मार्ग से पहाड़ियों पर जाते समय ये दुर्ग हमें चारों ओर से दृष्टिगोचर होता है। पहाड़ी पर स्थित इस ख्वाबा दुर्ग के खंडहर के ऊपर से इसी प्रकार का एक अन्य गांव दिखाई पड़ता है, अत्यंत संगठित अथवा आधुनिक किंतु त्यक्त, जहां हम भी जा रहे थे। लोग हमें इन शापित गांवों तथा इन्हें त्यागने के कारणों के विषय में बता रहे थे। जहां तक मेरे दृष्टिकोण की प्रश्न है, मैं इन खंडहरों में प्राचीन शहरों में बस्ती देख रही थी। सीधी रेखा में संरक्षित घर, इनके मध्य चौड़ी सड़क थी। सभी घरों की संरचनाएं लगभग समान थी तथा वो छोटे छोटे समूहों में निर्मित थे। सभी घर अब नए नष्ट हो गए हैं, केवल खंडित भित्तियां खड़ी, मानो घर को नींव हो वहां से उग आई हो। किसी भी घर की छत अवशेष नहीं है। बस्ती के एक ओर भीति के अवशेष देखे जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कदाचित ये नगर की सीमा रही होगी। अन्य अवशेष को देख के ये कुछ सदियों पूर्व के गांव प्रतीत होते हैं। अपितु उन्हें देखकर ऐसा आभास होता है मानो ये प्राचीन काल के शहर बस्ती रहे होंगे। इन्हें देख के कोई भी विश्वास करने लगेगा कि ये कदाचित सिंधु नगरी सभ्यता के भाग रहे होंगे। विरोधाभास ये है कि यह संरचना एक दुर्ग है तथा इसके निर्माण में ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग किया गया है। जल निकासी व्यवस्था मुझे दिखाई नहीं दी, क्योंकि हमने यहाँ अत्यंत कम समय व्यतीत किया था। कदाचित मेरे द्वारा उन्हें ढूंढने में कमी रह गई होगी। आशा करती हूँ कि मुझे इन गांवों के दर्शन करने का एक और अवसर प्राप्त होगा, वो भी किसी ऐसे इतिहासकार के निर्देशन में जो मुझे इनके विषय में पर्यटन उद्योग द्वारा दी गई जानकारी से अपेक्षाकृत अधिक विस्तार पूर्वक जानकारी दे सके। कुलधरा के इन खंडित गांवों से अपने जीवंत समय की कुछ ऊर्जा अब भी उपस्थित है। इनका अनुभव प्राप्त करने के लिए इनके प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। आप ये भली भांति जानते हैं कि मरुस्थल में खो जाना अत्यंत आसान है। इन गांवों के दर्शन करने आते समय इस तथ्य का स्मरण रहे, अनेक स्थानों पर सही मार्ग दिखाते संकेत चिन्ह भी नहीं है। अनवरत मोबाइल नेटवर्क प्राप्त होने में भी कठिनाई होती है। अतः इस स्थान की यात्रा करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप किसी स्थानीय व्यक्ति को साथ ले लें, जो आपको स्थलों की यात्रा कराकर आपको वापस ले आए। यदि आप रात की सैर करना चाहते हैं तो आपके साथ एक स्थानीय जानकार होना अत्यंत आवश्यक है। अपने साथ भरपूर पेयजल तथा कुछ खाद्य पदार्थों को रख कर ही इन किलों और राजस्थान के इन खंडहरों का दौरा करें। इस एपिसोड में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.